So again, good morning everyone. Let's start our module discussion P11.1. ठीक है, हम लोगों ने P11.1 होमवर्क दिया था आपको, इसका डिस्कशन शुरू करते हैं जल्दी से. ठीक है, आप अपने डाउट्स क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा अपने डाउट्स बताते चलोगे. आई विल बी हेल्पिंग यू आउट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन द स्क्रीन. नहीं, वेंसडे शाम तक अपलोड करना है, कल शाम तक अपलोड करना है वेक ऐसे होमवर्क. चलो क्वेश्चन नंबर वन बच्चों. Just if any doubt, just raise your hand. The doubt हो, हाँ hand raise कर लेना. ठीक है. So question number 1, no one is having any doubt. ठीक है. Let's go ahead with question number 2. Question number 2 क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन था ये. Question number 2 क्लास में हुआ था क्वेश्चन, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन था वैसे एक बार. ठीक है. एट व्हाट टेम्परेचर डज द फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल कोइंसाइड. ठीक है, किस वक्त आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का वैल्यू एक ही होगा, यानी सेल्सियस में भी एक ही है, फ़ारेनहाइट में एक ही. अब फॉर्मूला आपको पता है, C/5 इक्वल्स टू F-32/9 होता है. अब हम कह रहे हैं कि C भी x ही है और F का वैल्यू भी x ही है, तो क्या सॉल्व x का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे. इट विल बी 9x इक्वल्स टू 5x माइनस 160. 9 माइनस 5 4x इक्वल्स टू माइनस 160. तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा. श्रेयांश हो जाएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 3 आकांक्षा का डाउट. 3 क्वेश्चन बहुत एक्चुअली में डाउट होना भी चाहिए था. क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं. सिमरन बिल्कुल मैं बता रहा हूं. क्या होता है कि आप कभी कभी जब मेटल्स को आप दो सरफेस के बीच में बाउंड कर देते हैं और आप टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं, तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो देखा गया कि टेम्परेचर बढ़ता तो है, लेकिन अगर मान लीजिए वो क्या हो जाए, कंप्रेस कर देगा वो सरफेस को. लेकिन उसी वक्त हमने देखा कि मान लीजिए कि 2 सरफेस है, 2 बेड बॉडी ले लिया एक साथ ही और दोनों को लगा दिया हमने 2 दीवार के बीच में. अब इन दोनों का अपना अपना अल्फा 1 होगा, तो अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो दोनों में अपना अपना एक्सपेंशन होने की कोशिश करेगा. अब अपना अपना एक्सपेंशन जब होने की कोशिश करेगा तो दोनों एक ही तरीके से यूनिफॉर्मली बढ़ नहीं सकता है. इसीलिए हम देखते हैं कि रॉड के अंदर एक बेंड आ जाता है. रॉड के अंदर एक बेंड आ जाता है, किस शेप में, सर्कुलर आर्क शेप में. अब सर्कुलर आर्क शेप में बेंड क्यों आता है, समझो बात को. ठीक है, क्यों बेंड आता है, बिकॉज हमें होता क्या है कि हमें दोनों का एक्सपेंशन डिफरेंट होता है, दोनों का एक्सपेंशन. तो जो बाहर वाला रेडियस होता है, अगर आप गौर से देखो तो इसका लेंथ ज्यादा है, यानी इसका एलोंगेशन डेल्टा L1, और मान लीजिए इसका इलोंगेशन है डेल्टा L2. तो डेल्टा L1 जो है ऊपर वाले का इलोंगेशन, वो क्या है, डेल्टा L2 नीचे वाले से ज्यादा है. अगर दोनों का एक्सपेंशन सेम हो रहा होता तो कंप्रेस हो जाता. अगर दोनों का एक्सपेंशन अलग अलग हो रहा है, क्यों, ऊपर वाले का क्या है, नीचे वाले से ज्यादा है. क्यों ज्यादा है, बिकॉज ऊपर वाले का अल्फा ज्यादा है नीचे वाले के अल्फा से. यानी जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो बाहर की तरफ रहेगा, जिसका अल्फा कम रहेगा वो अंदर की तरफ रहेगा. लेकिन अगर दो तरह का, इसको कहते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप, इसको हम लोग कहते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप. बाई मेटेलिक स्ट्रिप, तो 2 मेटल्स जब रहेंगे तभी ये केस होगा, 2 बॉडी जब रहेगा तभी होगा. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. स्ट्रिप एक्सपैंड्स विदाउट बेंडिंग, गलत है, 2 मेटल का होगा तो नहीं होगा. ठीक है. स्ट्रिप एक्सपैंड्स एंड बेंड टुवर्ड्स कॉपर. स्ट्रिप कॉपर की तरफ से बेंड हो जाएगा, बिल्कुल सही है. स्ट्रिप एक्सपैंड्स एंड बेंड टुवर्ड्स एल्यूमिनियम स्ट्रिप, जिसका अल्फा ज्यादा, एल्यूमिनियम का अल्फा ज्यादा है तो बेंडिंग क्या होगी, एल्यूमिनियम के तरफ से होगी. बोलिए क्लियर है क्या. जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो बाहर होगा, जिसका अल्फा कम होगा वो अंदर होगा. इज इट क्लियर आकांक्षा, इज इट क्लियर सिमरन. क्या ये क्लियर है, जिसका रेडियस, जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो बाहर रहेगा, जिसका अल्फा कम होगा वो
अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है। एक सेकंड, द स्ट्रिप एक्सपैंड्स, ठीक है, एंड बेंड टुवर्ड्स, अच्छा कॉपर स्ट्रिप, ठीक है, अंदर वाला जो कॉपर स्ट्रिप है उसके तरफ से बेंडिंग होगी, ठीक है। इस स्टेटमेंट की बात है, स्टेटमेंट की बात हम समझ सकते हैं कि दिखेगा कैसा। ये दिखेगा कुछ ऐसा, ऊपर में होगा एल्यूमिनियम और नीचे में होगा कॉपर, नीचे में होगा कॉपर। सो क्या कह सकते हैं, स्ट्रिप एक्सपैंड्स, ठीक है, एंड बेंड टुवर्ड्स कॉपर स्ट्रिप, ठीक है, कॉपर स्ट्रिप के तरफ से बेंड कर रहा है, ठीक है, कॉपर स्ट्रिप की तरफ से बेंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्टेटमेंट का बात है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है कि ऊपर एल्यूमिनियम, नीचे क्या रहेगा, कॉपर, ठीक है। तो बेंड तो एक्चुअली कॉपर ही हो रहा है, एक्चुअली कॉपर बेंड हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम भी बेंड हो रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग बी इसका आंसर कह सकते हैं। पॉइंट इज कि बेंड कैसे करेगा, ठीक है। स्टेटमेंट में कभी कभी आपको देता है कॉनकेव अपवर्ड्स, which would bend concave upwards, तो concave upwards कौन बेंड करेगा, एल्यूमिनियम बेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 4 विवेक को डाउट है, विवेक बोले, विवेक क्या डाउट है। सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, मतलब कि यंग्स मॉडुलस दिया है, फिर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, अनम्यूट मत करो, बोलते रहो। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा है, ये फॉर्मूला में मत लगाओ, मुझे कहानी समझाओ, मुझे क्वेश्चन का पढ़ के कहानी समझाओ, पढ़ो एक बार, मैं बताता हूँ। बोलो क्वेश्चन पढ़ो और मुझे कहानी समझाओ थोड़ा सा। सर यहाँ पे हमको तो ये जो ये लाइन है ना, इनिशियल रॉड इज नो स्ट्रेस, मतलब ये यहाँ से ये लाइन वो कंफ्यूज किया है, मतलब कि क्वेश्चन बन नहीं पाया। तुम मुझे कहानी नहीं समझा पा रहे हो ना, दिक्कत ये। तुम मुझे ये बताओ कि बन नहीं पाया कैसे होता है, तुम पढ़ के बताओ क्या क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सर बोल रहा है कि एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया, फिर इनिशियल लेंथ दे दिया है, ठीक, फिर ये प्लेस्ड बिटवीन द वॉल्स, टू वॉल्स के बिटवीन में रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस एल है, ठीक, फिर इनिशियल रॉड इज अंडर नो स्ट्रेस, इनिशियल रॉड के अंदर स्ट्रेस नहीं है। ठीक। पूछ रहा what is the normal reaction between the walls and the rod if the temperature is increased by theta। अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछा है। टेम्परेचर को थीटा बढ़ा देंगे अगर हम लोग, हम्म तो ये दोनों दीवार कितना फोर्स लगाएंगे, यही पूछ रहा है, हम्म ठीक। क्या ये थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन नहीं है? ये सब क्वेश्चन समझ नहीं पाते हम। क्या ये थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन नहीं है कि थर्मल स्ट्रेस जो होगा, थर्मल स्ट्रेस जो होगा, थर्मल स्ट्रेस जो होगा वो सीधा सीधा गामा अल्फा डेल्टा थीटा होगा। तो फोर्स जो होगा वो क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, नहीं निकल जाएगा। ये सर अब हो जाएगा। चलिए, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 समझ में, बेसिक थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला पूछ रहा है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू इन डाउट। आदित्य ने हैंड रेज किया है, आकांक्षा ने हैंड रेज किया है, ठीक है। चलो देखते हैं, काफी लोगों ने हैंड रेज किया है। अब एक क्लॉक है, देखो ध्यान से, क्लॉक है विद अ ब्रास पेंडुलम शाफ्ट कीप्स करेक्ट टाइम एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, विद लेंथ एल एंड करंट। मतलब ये सीधा सीधा एक पेंडुलम है जिसके बारे में हमने बात किया है क्लास में। पेंडुलम क्या होता है, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट क्या होता है, एल अपॉन जी होता है, ठीक। अब हाउ क्लोजली मस्ट अ टेम्परेचर बी कंट्रोल्ड इफ द क्लॉक इज नॉट टू गेन और मोर देन 1 सेकेंड इन अ डे, ठीक है। अब एक दिन में 1 सेकंड से ज्यादा गेन नहीं करना है, ठीक है। अब मैं तो कहूंगा ना कि पहले तो मुझे फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, पहले इसका फॉर्मूला याद करना चाहिए। क्या होता है, हाफ अल्फा डेल्टा टी, सीधा सीधा हाफ अल्फा डेल्टा टी, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड को अगर आप ये फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड क्या होता है, 1 सेकंड में कितना टाइम का चेंज होगा। तो अगर एक दिन की बात हो रही हो तो किसी ने मुझे नंबर सही भेजा है कि एक दिन में इनटू क्या लिख सकते हो,
86400। एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं, तो इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, हाफ अल्फा डेल्टा टी इंटू 86400। यानी कहने का मतलब ये है कि टाइम लॉस इन अ डे, ये क्या है पूरा का पूरा, ये एक सेकंड का नहीं है, पूरे दिन का टाइम लॉस है। टाइम लॉस इन अ डे है ये, एक्चुअली इन अ डे टाइम लॉस इन अ डे विल बी इक्वल टू हाफ। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 86400। अब एक दिन में बोल रहा है कि एक सेकंड से ज्यादा टाइम का लॉस नहीं होना चाहिए, तो टाइम लॉस इन अ डे लिख दिया। एक 1 इंटू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 86400 इंटू डेल्टा टी। सॉल्व कर देते हैं, हो गया। डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/8640 इंटू 10⁻⁻5। अगर देखने जाए तो डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू 10⁻5/8640। दैट्स इट। इज इट क्लियर? क्या मैंने बोला कि एक सेकंड में कितना टाइम का चेंज होगा, इसका फॉर्मूला अपने को पता है। बोले ये 1 सेकंड में कितना होगा, 1 डे में कितना होगा निकाल लेंगे, एक दिन में जितना सेकंड होता है उससे मल्टीप्लाई कर लिया। ये 8640 याद होगा, ठीक है, बट स्टिल सबको दिमाग में तो है ना आकांक्षा। 86400 सेकंड हमने निकाला था, कैलकुलेट किया था कि एक दिन में इतना सेकंड लगता है। तो क्वेश्चन भी किया था इस पे बेस्ड है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये क्लियर है? बताओ। मैंने बोला कि एक दिन में कितना लॉस होना चाहिए, तो एक सेकंड होना चाहिए। तो एक दिन के लिए क्या किया, डेल्टा टी बाई टी को उतने एक दिन के सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। हाँ, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 डाउट है 7 में। 7 में यही तो है, नहीं, एक मेटेलिक शीट है और उसके अंदर एक सर्कुलर होल है। ठीक है, सर्कुलर होल मैंने बताया था ना कि रेडियस भी एक्सपेंड करता है। मैंने बताया था ना कि रेडियस भी एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड कर जाएगा, रेडियस एक्सपेंड कर जाएगा। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल शुड इंक्रीज, ऑप्शन है ना, क्या है, सी। रेडियस बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा। हाँ, अब 8th नंबर पे आते हैं। 8th नंबर लगता है नहीं बना है काफी लोगों को। 8 में बताया जाए। 8 में चलो, ये भर भर के आया है डाउट। ठीक है, सबने हैंड रेस किया है, सब फंसे हैं। देखा जाए तो मैंने एक काम करने वाला हूं, देखना ध्यान से सब लोग। क्या मैं कोई फिगर यूज कर सकता हूं यहाँ पे? ना, कोई फिगर नहीं। ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, देखो ध्यान से। मैंने क्या लिया, ए लिया, मैंने लिया बी लिया और मैंने सी लिया, एक ट्रायंगल लिया। ठीक बात, ठीक है। एक और ट्रायंगल लिया, थोड़ा एक्सपेंड होने के बाद फिर से ए लिया, बी लिया और सी लिया। ठीक, अब बात क्या है कि एक क्या है ना, पॉइंट है डी और ये इसके मिड पॉइंट पे है, डी और ये इसके मिड पॉइंट पे है। ठीक है, अब एक काम करता हूं, देखो बच्चों ध्यान से। मैंने कहा कि मान लीजिए सब साइड लेंथ एल का है, एडी वाला L/2 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियली CD का लेंथ, सारा खेल CD का ही है, तो CD का लेंथ अगर आपको निकालना होगा तो क्या आप ऐसे नहीं निकाल लोगे, L² माइनस L²/4? बोलो, निकाल लोगे क्या? मुझे बताओ। और अगर मैं आपको बोलूं कि फाइनल वाले केस में, अगर मान लीजिए आदर्श ने हैंड रेस किया है, ठीक है, किसी को कुछ डाउट एक बार समझते चलो। मैंने बोला कि बिना ओरिजिनल लेंथ शुरुआती स्टेज में, सब हैंड रेस नीचे कर लो अभी, ठीक है। अब डाउट हो तो ही, कुछ समझ में नहीं आया तो ही हैंड रेस करना। मैंने बोला कि शुरुआती स्टेज में हमने बोला कि एल लेंथ है और L/2 है नीचे वाला, तो L² माइनस L²/4 हो जाएगा।
अब बाद में मैंने देखा कि CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये L फाइनल है और ये L फाइनल बाई 2 है, L फाइनल बाई 2 है। तो मैंने बोला कि ये क्या हो जाएगा, L फाइनल का होल स्क्वायर माइनस L फाइनल का होल स्क्वायर बाई 4। सही बात है, यही हो जाएगा, L फाइनल का होल स्क्वायर माइनस L फाइनल का होल स्क्वायर बाई 4। अब मैं कह रहा हूं कि ये दोनों जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, यही कह रहा हूं ना। बोलो डाउट है क्या इसमें, इज इट क्लियर बच्चों? तो मैं क्या यही कह रहा हूं ना कि CD जो इनिशियल CD है यानी 3L स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एक्चुअली 3L स्क्वायर बाई 4। अगर मैं इसको सही से बोलूं तो ये कुछ इस तरह का इक्वल है। अब मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैं दोनों तरफ ना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं। क्या होगा, श्रेया ने कहा L/2 होगा। श्रेया, ऋतु अनम्यूट कर, ऋतु हैंड रेज क्यों, बोलो ऋतु। ठीक है, चलो, तो मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, एक काम करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो मैं तो ऐसे लिखूंगा ना, L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4, मेरा तो सीधा सीधा इक्वेशन जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहा हूं। मैं लिखूंगा ना L फाइनल का होल स्क्वायर यानी L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दोनों का L फाइनल अलग अलग होगा, ठीक, याद रखिएगा। ऊपर वाले का अल्फा 2 है, ऊपर वाले का अल्फा 2 है, तो अल्फा 2 डेल्टा टी का होल स्क्वायर माइनस L इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी का होल स्क्वायर बाई 4। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? मैंने बोला कि दोनों तरफ L फाइनल का होल स्क्वायर का हमने मल्टीपल निकाल लिया, हमने दोनों का, इसका ऊपर वाले का अल्फा 2 था और नीचे वाले का अल्फा 1 था, ठीक है, तो L/2 वाले में अल्फा 1 ले लिया हमने। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे इसको सॉल्व करूंगा। तो मैं तो लिखूंगा ना इसको कि L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4। इसको भी सॉल्व करते हैं। एक तो L का होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी है, तो 1 प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा टी हो जाएगा, माइनस L स्क्वायर बाई 4 है, ठीक, 1 प्लस, ये पावर को मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर सकते हैं, याद करो बाइनोमियल एक्सपेंशन, 2 अल्फा 1 डेल्टा टी लिख सकते हैं सीधा सीधा। अब इसको आप ब्रेक करोगे तो ये L स्क्वायर और L स्क्वायर 4 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक तरफ बचेगा क्या, तो बचेगा L स्क्वायर इंटू 2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 अल्फा 1 डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। L स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 और 2 भी खत्म हो जाएगा, डेल्टा टी में डेल्टा टी भी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बाई 4 इक्वल्स टू 0। क्या लिख सकते हैं, अल्फा 2 इक्वल्स टू अल्फा 1 बाई 4, तो अल्फा 1 इक्वल्स टू 4 अल्फा 2। इज इट क्लियर? जल्दी से एक एक करके आते हैं, आपके जो भी डाउट्स है पूछो, बोलिए सोनिया। सोनिया बोलिए, अनम्यूट कर रहा हूं। सर वो ये नीचे बताइए ना, L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू L स्क्वायर कैसे आया? हाँ नहीं, कैसे वहां आया से ना? समझा दीजिए फिर से। चलो मैं बता देता हूँ, इसका मैं एंड जो चीज है मैं समझा देता हूँ, ताकि मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डोंट वरी। मैंने ऐसा बोला कि CD का लेंथ शुरुआत में, देखो दिक्कत क्या है कि दोनों का एक्सपेंशन अलग अलग है, तो मैं ऐसा कहता हूं कि जब एक्सपेंशन हुआ ना, तो एक्सपेंशन हुआ फाइनली, तो साइड वाला जो AC रॉड है उसका लेंथ हो गया, L इनिशियल था 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, और जो नीचे वाला लेंथ था AB उसका हो गया L इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, सीधा सीधा हिसाब है। अब ऑब्वियसली इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका हाफ ही लेना पड़ेगा हमको। CD का लेंथ बस सेम रहना है, यही एक लौता कंडीशन मेरे पास अवेलेबल है, CD का लेंथ सेम होना है। तो मैंने क्या किया कि CD के लेंथ के लिए मैंने क्या किया, AC का होल स्क्वायर माइनस AD का होल स्क्वायर। अब पहले वाले में तो L और L/2 था, समझो, पहले वाले में L था और L/2 था, अभी वाले में क्या क्या लेंथ है, ये है और ये,
क्या नहीं निकाल लीजिएगा? तौकीर डाउट था आपको? तौकीर अभी स्टिल डाउट है? जस्ट थिंक ऑफ इट, तो सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा टाइम दे दो, कोई जल्दी नहीं है। सर ग्रीन वाले लाइन में लास्ट में जो एल स्क्वायर कैसे आया सर? ये देखो मैंने क्या इक्वल टू किया, के बाद एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। तो आखिर मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ इनिशियल और फाइनल दो अलग लिख रहा हूँ। ध्यान देना, यहाँ पे समझ में आ जाए तो बता देना मुझे। इनिशियल ले रहा हूँ और फाइनल ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल में, इनिशियली जो CD का लेंथ था वो सीधा सीधा कितना था, √L² माइनस L²/4। एग्री करते हो जाकिर? जाकिर अनम्यूट कर लो। मैं कर रहा हूँ जाकिर। हाँ जाकिर, पहला वाला समझ में आया? यस सर, यस सर। तो अगर मैं फाइनल लिख रहा हूँ कि CD इक्वल्स लिखोगे अगर, तो कैसा लिखोगे क्या, अब ये जो लेंथ था उसके जगह पे क्या आ गया है, L इंटू 1 प्लस α2 डेल्टा टी आ गया है क्या, यस सर। होल स्क्वायर माइनस सर यहाँ पे होल है, हमको लगा यहाँ पे होल नहीं है येलो वाली लाइन में। α1 डेल्टा टी का होल स्क्वायर। बोलो, लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब दोनों को स्क्वायर नहीं कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स? हो जाएगा सर हमको। आदर्श डाउट है आपका? आदर्श अनम्यूट कर रहा हूं मैं, बोलो आदर्श। वहाँ पे आप लास्ट थर्ड लाइन में आप एल स्क्वायर जब कैंसिल हो गया तो एल स्क्वायर कहाँ से आया? लास्ट थर्ड लाइन में? यस सर, वहाँ पे डाउट है, एक बार समझा वापस से। ये वाला लाइन क्या? यस सर। मैं ठीक लगा रहा हूँ, मुझे बताना। अनम्यूट रखना, बस उसी वक्त क्लियर कर लेंगे। ये वाला लाइन बात कर रहे हो? उसके बाद वाला लाइन सर जो लिखे है। अच्छा, उसके बाद देखो तुमको जैसे करना है करो। मैंने क्या किया है कि मैंने मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये L² आता कि नहीं आता इधर भी? यस सर। और L²/4 आता कि नहीं आता? यस सर। इधर भी L² था ना? यस सर। इधर भी L²/4 था ना? यस सर। घट तो इक्वेट करके हटा दिया है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि बच्चे का कौन सा, खाली L² इंटू 2α2 वाला। ये सॉल्व आप करो ना, मेरी जरूरत नहीं है आपको। ठीक ओके है सर, ठीक है सर। यहां तक दे दूंगा तो आप सॉल्व कर लोगे ना सीधा सीधा, उसका तो कुछ करना ही नहीं होगा आपको। हो जाएगा यस आदर्श? सर। यस सर। ठीक है। आकांक्षा अनम्यूट किया, आकांक्षा हैंड रेज किया। आकांक्षा पूछो कहाँ डाउट, किस लाइन में डाउट? सर एक बार ये वाला बता दीजिए ना, L² माइनस L²/4 इक्वल टू L और 1 प्लस α² डेल्टा टी। ये वाला हमको नहीं आ रहा है, α2 सॉरी, हाँ वो वाला नहीं आ रहा है। कह रहा हूँ सेकंड आप, लाइन नहीं मैं आपको सीधा सीधा कह रहा हूँ कि सब छोड़ो। मैं कह रहा हूँ ये इनिशियल फाइनल समझ में आ रहा है क्या, वो बताओ जो ऊपर में लिखा है। मैं बोल रहा हूँ कि एक तो रॉड का इनिशियली लेंथ कितना था, एल सबका था, सब सारा साइड एल था। हाँ टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ है तो सब एल है। हाँ। ठीक है, टेम्परेचर बदला है तो सबका लेंथ अब एल नहीं रहा है ना। एक α1 से बढ़ गया, दूसरा α2 से बढ़ गया, सही बात है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि दोनों इनिशियली CD का लेंथ कुछ और था, फाइनली CD का लेंथ कुछ और दिख रहा है क्या? देखो तो। हाँ। मैं दोनों को इक्वेट कर दूं? यस सर। दोनों को इक्वेट कर देता हूं मैं, आपको बिना ज्यादा कुछ किए हुए सीधे सीधे दोनों को इक्वेट कर देता हूं। देखिएगा, L² माइनस L²/4 इज इक्वल टू L² 1 प्लस α2 डेल्टा टी का होल स्क्वायर माइनस L²/4 1 प्लस α1 डेल्टा टी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें आकांक्षा? नो सर। अब दोनों को मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। कर दूं? हाँ ठीक है, और अंदर साथ साथ एक्सपैंड भी कर देते हैं इसको। ठीक है, सबको पता है पावर सीधे आके मल्टीप्लाई हो जाना है, हो जाएगा ना। 2α2 डेल्टा टी, इतना एक्सपेंशन किया है हमने हर जगह, माइनस L²/4 1 प्लस 2α1 डेल्टा टी। कोई दिक्कत? अब क्या ये एक्सपैंड नहीं हो जाएगा ये? यस सर। चलिए, आई होप बच्चों सबको आ गया होगा समझ में अब। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9।
9 कोई क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। 9 तो आपको दिक्कत क्या थी ना, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला नहीं पता था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ml²। 9th नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, 9th में फॉर्मूला पता होता तो बन जाता। ठीक है, 9th में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I = ml²। ठीक है, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको आता था एक्चुअली। ठीक है, अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपका L फाइनल जो है लेंथ बढ़ के क्या हो जाएगा, L × 1 + अल्फा और डेल्टा टी, ये होना था ना। तो अगर मैं बोलूं कि I फाइनल = कितना हो जाएगा, M × L फाइनल का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पता होता तो आपसे बन जाता, M × L फाइनल का होल स्क्वायर, यानी L² 1 + अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर कितना बन जाता, ml² 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी। फिर से मैंने बायनोमियल एक्सपेंशन लगाया, गौर से देखिए। तो I फाइनल = इनिशियल प्लस 1 2 अल्फा डेल्टा टी, 2 अल्फा डेल्टा टी। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ΔI/I पूछा है। ΔI/I पूछा है तो I फाइनल है ही अपने पास, = I + 2 अल्फा I डेल्टा टी। अब I फाइनल माइनस I = क्या हो जाएगा, 2 अल्फा I डेल्टा टी। ये चेंज इन I बाई I = क्या हो जाएगा, 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर? ये आपको फॉर्मूला पता होता तो क्वेश्चन बन जाता, आपको एक्चुअली में फॉर्मूला नहीं पता था इसीलिए क्वेश्चन नहीं बनाया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन का टॉपिक है, हमने नहीं पढ़ा अभी तक। आगे बढ़े, होमवर्क। होमवर्क क्वेश्चन 1, वन में किसी को डाउट है, 2 किसी को भी डाउट है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है मृगांक को। क्या दिक्कत है मृगांक इसमें, मरकरी गैस 3 में लैंग्वेज समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मरकरी फील्ड ग्लास थर्मोमीटर इज ऑर्डिनरी एट इक्विलिब्रियम एट 20 डिग्री सेल्सियस वाटर बाथ। थर्मोमीटर इज देन इमर्स्ड इन 30 डिग्री सेल्सियस वाटर बाथ। ठीक है, द कॉलम ऑफ मरकरी थर्मोमीटर वेल। ठीक है, क्या होगा, लिक्विड कॉलम का क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। मैं कह रहा हूं कि एक 20 डिग्री सेल्सियस मरकरी कॉलम डाला हुआ है। ठीक है, अब उसको 30 में डाल देंगे तो मरकरी कॉलम में क्या चेंज होगा, मरकरी कॉलम में क्या चेंज होगा, तो मरकरी कॉलम में ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे अभी लेवल है उसका, एक्सपेंशन करके क्या होगा, 30 डिग्री पे जाएगा, जाके रुक जाएगा। एक्सपेंशन कैसे होता है, 20 से 30 जाएगा सीधा सीधा, क्या दिक्कत है। तो अभी ऊपर नीचे जाने का कोई एनर्जी का तो, इनर्शिया का तो मसला है नहीं, वो सीधा सीधा 20 पे है, 20 से उसको 30 पे जाना है, थर्मल एक्सपेंशन होगा, होते होते वो कहां जाएगा, एक्सपेंड करके सीधे 30 पे चला जाएगा। क्या होगा, राइज टू 30 डिग्री सेल्सियस एंड देन स्टॉप। इज इट क्लियर मृगांक? मृगांक क्लियर है? Question number 4. Question number 4. 4 में डाउट है, आस्था ने डाउट पूछा है, बोलिए आस्था। सर इसमें डेंसिटी किसका हाई होगा, डेंसिटी किसका हाई होगा, यही तो पूछा है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहा तो हमेशा देखो, ड्राई एयर जो होता है ना, देखो विच हैज हायर डेंसिटी, ड्राई एयर एंड ह्यूमिड एयर, अज्यूम बोथ आर टेम्परेचर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ड्राई एयर की जो डेंसिटी होती है वो हमेशा हाई होती है एज कंपेयर टू ह्यूमिड एयर। ठीक है, एज कंपेयर टू ह्यूमिड एयर डेंसिटी हमेशा क्या होता है, ड्राई एयर का हाई होगा।
ठीक है, ठीक ये है। याद भी रख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 5 कह सकते हैं, केमिकली इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल दो। 6 मंतशा ने पूछा है, एल्यूमिनियम फ्लैगपोल इज 33 मीटर हाई, बाय हाउ मच डज लेंथ इंक्रीज एज टेंपरेचर। इसमें क्या दिक्कत है इसमें मंतशा? 6 से मंतशा बताइए क्या दिक्कत हुई? सर आ रहा है सर, हमने ना वो वाला फॉर्मूला लगाया सर, डेल्टा एल और इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही है। तो पूछ भी रहा है ना कि सर कैलकुलेटर आंसर नहीं आता, देख लेते हैं। ठीक, आ रहा है। कोई नहीं। इनिशियल लेंथ कितना दे रहा है? 33 मीटर दे रहा है। ठीक, टेम्परेचर का चेंज कितना दे रहा है? 15 डिग्री सेल्सियस दे रहा है। अल्फा कितना दे रहा है? -5 दे रहा है। आपको क्या निकालना था? चेंज इन इंक्रीज इन लेंथ कितना हो? डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी है। एल है 33 मीटर, अल्फा है 2.3 इंटू 10 टू द पावर -5 और डेल्टा टी है 15। सॉल्व किया जाए तो एक तरीके से अपने को क्या करना है, 33 इंटू 15 इंटू 2.3 करना है इंटू 10 टू द पावर -5। सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व किया जाए सब लोग। सॉल्व किया जाए, मैं तो अगर सॉल्व करूं तो 33 इंटू 2.3 इंटू 15 23 और 11 34.5 इंटू 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई करना है। आदर्श ने कहा है कि ये लगभग आ रहा है 1138.5 इंटू 10 टू द पावर -5। मैं अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, ये 11.385 इंटू 10 टू द पावर -2 मिलीमीटर, सॉरी इंटू -3 मीटर हो जाएगा। पहले तो कह सकते हैं 11.385 मिलीमीटर। आ रहा है इतना आंसर? क्या देखो तो इतना आंसर आ रहा है क्या? 11.4 आ रहा है आंसर। ठीक है, हाँ मतलब इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो सकता है खाली। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बताओ जल्दी से। हाँ ठीक है, ठीक है अर्जुन, मिलीमीटर में बस निकालना था। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है श्रेयांश को। श्रेयांश शुरुआत का क्लास ध्यान नहीं दियो, मतलब पूछ रहा है ये भी क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल कोइंसाइड कब करेगा? मैं वो कह रहा हूं कि अगर फ़ारेनहाइट में भी अगर x है, ये क्लास में हुआ था ना ये क्वेश्चन, तो ऐसे बाकी लोग कह सकते हैं इसको, और केल्विन स्केल भी अगर मान लीजिए x है, तो मुझे तो केल्विन स्केल अगर x होगा तो मैं डिग्री सेल्सियस में क्या लिखूंगा? सेल्सियस में लिखूंगा x - 273 और x, यानी ये मेरा डिग्री सेल्सियस में हो गया और ये मेरा केल्विन में हो गया, दोनों सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? c/5 इक्वल्स टू f - 32/9। c/5, अब सेल्सियस स्केल में कितना है? x - 273/5 इक्वल्स टू f भी कितना है? x माइनस कितना है? 32 अपॉन कितना है? 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9x - 273 इंटू 9 इज इक्वल टू 5x - 160। सॉल्व कर लेते हैं। 9 - 5 कितना हो जाएगा? 4x, और 273 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 273 इंटू 9 समझ गए? ठीक है, ठीक है, अब समझ लें। 2457 है ये, 2457 - 160 है। ठीक है, 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2300 2200 2297 हो जाएगा। अब x का वैल्यू हो जाएगा 2297/4। आई होप सबको सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेल्सियस फ़ारेनहाइट का इजी होता है रिलेशनशिप से, तो आराम से केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे। 8 में तानिया ने डाउट पूछा है,
ये एक्चुअली कहना है, अब यू कैन से कि ये मैंने कोई शब्द यूज नहीं किया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली केमिस्ट्री वेस्ट्री में पढ़ा होगा, वरना फिजिक्स में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये थोड़ा गैस का भी लॉ यहाँ पे आ गया है, एक दो क्वेश्चन आ गया। तो गैस का थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या कहता है ना कि ए अगर बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, बी अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ए और सी भी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, खैर क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो कंसीडर फोर ऑब्जेक्ट्स A, B, C, D फाउंड A and B are in thermal equilibrium. They also found that C and D are in thermal equilibrium. However, A and C are not in thermal equilibrium. Then one can conclude that, देखते हैं, हम देख रहे हैं कि A और B जो है वो एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और C और D एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन कह रहा है कि A और C एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि B और D भी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। अगर A और C नहीं है तो B और D कैसे हो जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम में? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सीधा समझो सेम टेम्परेचर पे। अब खुद सोचो कि अगर ये अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये भी 10 डिग्री सेल्सियस पे होगा, लेकिन ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ये 15 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो ये भी क्या होगा, 15 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो अब अगला है बी और डी कुड और कुड नॉट बी थर्मल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल नहीं, बी और डी किसी हालत में थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, तो ए और बी आपका दोनों गलत हो गया, ठीक है। बी एंड डी आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही है, ठीक है। जीरोथ लॉ डज नॉट अप्लाई, बिल्कुल गलत है, जीरोथ लॉ बिल्कुल अप्लाई करता। अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में होता तो हम कह सकते थे कि तीनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होता। तो सिर्फ एक ऑप्शन कौन सा है सही है, सी। क्या ये सबको समझ में आया? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सेम टेम्परेचर। तो कह दिया है कि ए और बी का टेम्परेचर सेम है, सी और डी का टेम्परेचर सेम है, लेकिन ए और सी का टेम्परेचर सेम नहीं है। अगर ए और सी का नहीं होगा तो बी और डी का भी सेम नहीं होगा। आई होप सबको क्लियर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, स्नेहा को डाउट है? बट इसमें आप हिट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ेगा, इसमें मजदूरी वाला सवाल है, ये मेहनत करना पड़ेगा। इसमें आपको सब जगह पीवी इक्वल्स टू एनआरटी ही लगाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन। और अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि आपको पता ही है कि हाईएस्ट टेम्परेचर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, एनआरटी होता है, और टी इक्वल्स टू होता है पीवी बाई एनआर होता है, तो मैं तो जानता हूं ना जिसका पीवी ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो चेक कर लो ना, सबका पीवी मल्टीप्लाई करके देख लो, जिसका पीवी ज्यादा होगा, पीवी जिसका ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। क्या क्लियर नहीं है क्या? हर्ष ऐसे ही क्या था? विवेक हैंड रेज किया, बोलो विवेक। विवेक हैंड रेज किया है, पूछ, अनम्यूट कर रहा हूं। हेलो, हम बोलो क्या डाउट है? सर इसमें तो सिर्फ मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम ही नहीं दिया है। मैं तो मोल की जरूरत ही नहीं बता रहा, मैं तो मोल कहता हूँ, मोल को फेंको। मैं तो कह रहा हूँ कि मान लो जो भी गैस है मोल सब में सेम ही है ना। मैं कह रहा हूँ पीवी बाई एनआर होता है ना, एनआर सबका सेम है ना, मतलब हाँ। तो जिसका पीवी ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा ना। छोड़ तो फिर क्यों दिमाग लगाना ज्यादा। ठीक है, अगर मास देता सबका ना सेम तो फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दिमाग लगाते हैं हम लोग। तो बोलो नंबर ऑफ मोल्स सबका सेम ही है। बोलिए आकांक्षा। सर केपीए क्या होता है? क्या? केपीए किलो पास्कल, किलो पास्कल है 10 to the power 3 पास्कल, मेगा पास्कल 10 to the power 6 पास्कल, गीगा 10 to the power 9 पढ़ा था ना। किलो पास्कल को लिख रहा है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आकांक्षा डाउट है, हैंड रेज किया हुआ है, और लोअर द हैंड ना। 10 नंबर 11 में वी हैव 1%। 11 चलो विवेक बोल, बताओ क्या दिक्कत है? सर ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ आया। पहला कि एक डायमेंशन,
सर बोल रहे हैं ग्लास विंडो है जिसका डायमेंशन दिया है 200 सेंटीमीटर बाई 300 सेंटीमीटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक। ये बोल रहा है कि हाउ मच विल बी इट्स एरिया इंक्रीज, इसका एरिया कितना इंक्रीज होगा। टेम्परेचर डेल्टा टी दे चुका है और ये था अल्फा भी दे चुका है ग्लास का। लेकिन यहाँ पे जो 2 वॉल्यूम दिया ना यही हमको कंफ्यूज किया है। मतलब वॉल्यूम कहाँ दिया है? हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम ये जो डायमेंशन दिया है ना 200 सेंटीमीटर बाई 300 सेंटीमीटर, यही लैंग्वेज मतलब हमको समझ नहीं आया है। एरिया देगा कोई भी तो एरिया का तो लेंथ ब्रेड्थ दे सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। क्या ये फॉर्मूला जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है कभी दिखा है? तो देखियो कभी, हाँ नजर के सामने से गुजरा है कभी? यस सर। क्या चेंज इन एरिया का फॉर्मूला कभी नजर से गुजरा है? गुजरा है कभी नजर से? देखो देखो देखो। यस सर। क्या जो ग्लास विंडो दिया है उसका इनिशियल एरिया दिया हुआ है क्या? क्या उसका बीटा यानी बीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 अल्फा दिया हुआ है क्या? अल्फा दिया हुआ है, डबल निकल दो। ठीक है। मैंने बताया था ना सॉलिड कभी बीटा नहीं देगा, कभी अल्फा ही देगा। और क्या चेंज इन टेम्परेचर दे रहा है क्या? नहीं निकाल लोगे? हाँ दे रहा है। इतना इतना गिवन डेटा लिखे थे, बस ये वाला नहीं किए थे। ठीक है अब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप सबको सिमरन समझ में आ गया होगा ये। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, ट्वेल्व में काफी लोगों ने हैंड रेज किया है। विवेक, आदित्य, 12 में आंसर 0 दिया है और आपका आंसर 0.0924 आ रहा है। देख लेते हैं एक बार। वाटर, हाउ मच ग्लिसरीन, हाउ मच ग्लास ग्लिसरीन, करके देख लेते ना। पहले तो आपका मृगांक सवाल होना चाहिए कि क्या बाहर लिक्विड आएगा। मैं तो ऐसे इस क्वेश्चन है, देखो सबको डाउट है ये, ठीक है, और जेन्युइन भी है, ठीक है, डाउट है, रहना भी चाहिए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि हमने एक कंटेनर ले लेना है, पहले कंटेनर ले लेना है, और मैं कह रहा हूं कि एल्यूमिनियम कप है, ठीक है, और इसमें क्या कर दिया है, इसमें पूरा ही भर दिया लिक्विड, फुल कैपेसिटी से फिल कर दिया, फुल कैपेसिटी से फिल कर दिया। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि लिक्विड बाहर आएगा कि नहीं आएगा। तो लिक्विड वो आएगा दोनों के गामा से। तो लिक्विड का गामा तो दिया ही रहता है हमेशा, दैट इज इक्वल टू 5.1 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। अगर मैं लिक्विड ऑफ एल्यूमिनियम बोलूं तो वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू अल्फा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6.9 इंटू 10⁻⁻5। अगर गामा एल्यूमिनियम मेरा गामा लिक्विड से ज्यादा है तो भाई सॉलिड का एक्सपेंशन ज्यादा होगा लिक्विड से, तो लिक्विड बाहर कैसे आएगा? लिक्विड बाहर आएगा क्या? मेरा सीधा सवाल है आपसे कि अगर सॉलिड का एक्सपेंशन, नहीं अमृता मैं कह रहा हूं छोटा नहीं आ रहा वैल्यू, अमृता आप ऐसे समझे कि एल्यूमिनियम का एक्सपेंशन ज्यादा होगा क्या? खुद देख लो, मुझे डाउट है तो पूछ लो। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि एल्यूमिनियम का गामा जो आ रहा है वो क्या गामा, तो क्या आप ऐसा कह सकते हो क्या कि आपका अब गामा लिक्विड से ज्यादा है? तो जब एक्सपेंशन वेसल का ज्यादा होगा तो लिक्विड बाहर कैसे आएगा? नो वाटर स्पिल आउट, कॉमन सेंस की बात है। तो अब आगे क्या इसका आंसर 0 नहीं लिख सकते हैं हम लोग? तो बिल्कुल सही है। अब होगा क्या, सवाल उठता है कि होगा क्या? तो अब होगा ग्लिसरीन का जो लेवल है, एक सेकंड मृगांक ने बोला सर ग्लिसरीन का गामा ज्यादा है, ग्लिसरीन का गामा ज्यादा है। मैं अनम्यूट कर रहा हूं मृगांक आपको। हाँ मृगांक कैसे, एक सवाल मृगांक अनम्यूट कर रहा हूं, बताओ। मृगांक जस्ट अनम्यूट कर रहा हूं, हाँ बताओ। सर ग्लिसरीन का 5.1 है और इसका 2.3 है। पर वो अल्फा है ना, गामा थोड़ा एल्यूमिनियम का। वो आप कंपैरिजन जो करोगे वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का करोगे, अल्फा का थोड़े करोगे आप।
बोलिए। तो अगर इसे आपको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6.9 into 10 to the minus 5 आया, तो ये तो लिक्विड ज्यादा है ना। भैया की आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। माय पॉइंट इज कि आप अल्फा क्यों कंपेयर करना, आपने वो गामा कंपेयर करना है, ठीक है। खैर बाकी लोग, तो एक बात तय हो गई कि क्या होगा, तो ग्लिसरीन का जो लेवल होगा वो बढ़ने के बजाय लिक्विड ग्लिसरीन का लेवल क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब कितना घटेगा उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा वी एपरेंट इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम इनटू गामा एपरेंट इनटू डेल्टा टी। वो बात की बात है, वो सवाल पूछा ही नहीं है मेरे से। मैंने तो पूछा लिक्विड का लेवल कितना राइज करेगा, 0। लिक्विड कितना लेवल लिक्विड बाहर जाएगा, 0। इज इट क्लियर? ठीक है, निकालना नहीं है, बिल्कुल सही। आदर्श अभी भी डाउट है क्या? आदर्श अनम्यूट कर रहा हूं मैं, बोलिए आदर्श। नहीं सर, हमको भी वही करना था कि इसमें डेल्टा भी नेगेटिव आएगा। हाँ नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो लिक्विड का लेवल वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि बाहर तो स्पिल नहीं करेगा, लेवल डाउन होगा उसका, लेवल डाउन होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, डन। 13 नंबर सवाल, 13 नंबर क्वेश्चन। आई थिंक वी हैव मेनी डाउट्स हियर। 13 नंबर क्वेश्चन में काफी लोग फंसे हैं। ओके देखते हैं, ठीक चलो लेट्स सी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दे रहा है फॉर वाटर ऑन द फर्नेस चोजन सच दैट डिफरेंस बिटवीन द टू टेंपरेचर वुड बी 180 फैरेनहाइट। ये नॉर्मल फैक्ट है। And number is divisible by 2, 3, 5, 6, 7. Devise a new temperature scale so that absolute zero, ठीक है, absolute zero यानी कह रहा है कि 0 केल्विन जो है, 0 केल्विन को हम लोग 0 डिग्री एस कह रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट और 0 केल्विन को कहने का मतलब ऐसा समझ लो कि एक तरीके से -273 डिग्री सेल्सियस को, -273 डिग्री सेल्सियस को ये कह रहा है 0 डिग्री एस, नया नाम दिया। तो अननोन स्केल वाला क्वेश्चन था ना, वही सवाल है कि ये कह रहा है कि इतने डिग्री सेल्सियस को ये नाम दे रहा है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस का है। सेल्सियस स्केल में क्या होता है, सेल्सियस स्केल में होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर मैं कहूं बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, टी बॉइलिंग माइनस टी फ्रीजिंग पॉइंट, टी फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कह रहा है कि टी बॉइलिंग माइनस टी फ्रीजिंग इक्वल्स टू कितना है, फ्रीजिंग इक्वल्स टू एक्चुअली कितना है मेरा, दैट इज 180 डिग्री एस। तो मैं एक काम करता हूं, मैं बड़ा सिंपल सा काम करता हूं, मैं ऐसा लिखता हूं, मैं सीधा सीधा लिखता हूं कि एक अननोन स्केल और अननोन स्केल ड्रॉ कर लिया जाए, एक नोन स्केल ड्रॉ किया जाए और एक अननोन स्केल ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है। सबसे पहला जो काम दे रहा है, ये ग्राफ दे रहा है, ये ग्राफ का स्लोप दे रहा है मुझे। ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि मेरा जब 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए ये मेरा क्या है, डिग्री सेल्सियस है, और ये मेरा क्या है, डिग्री एस है, ठीक है, ये मेरा डिग्री एस है। तो ये कह रहा है कि मैं अगर सीधा सीधा किसी वक्त पे मेरा डिग्री सेल्सियस, ग्राफ कुछ ऐसा है, ग्राफ मान लिया हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैंने कह दिया यहाँ पे सीधा सीधा कि अगर मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, कुछ ये S1 है, और मान लेते हैं कि ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये क्या है, कुछ S2 है। हमको क्वेश्चन में दे रहा है कि S2 माइनस S1, 0 से 100 के बीच वाले का वैल्यू कितना है, 180 है, ठीक है। तो अगर इस ग्राफ का मुझे स्लोप निकालना हो, तो ग्राफ का स्लोप बहुत क्लियर है, स्लोप इज इक्वल टू क्या है, स्लोप है चेंज इन y बाई चेंज इन x। चेंज इन y बाई चेंज इन x कितना होगा, 180, चेंज इन y हो जाएगा, माइनस चेंज इन x कितना हो जाएगा, 100, यानी कितना हो जाएगा, 18/10 या कितना हो जाएगा, 9/5। ग्राफ का स्लोप अपने पास क्लियर है, व्हाट इज इक्वल टू व्हाट, 9/5, ठीक है। अब ग्राफ का स्लोप है 9/5 आ गया, ठीक है। सेल्सियस और मैं एस की बात कर रहा हूं, अभी फ़ारेनहाइट नहीं है, फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है।
अब ये मेरा स्केल आ गया। अब एक और सवाल उठता है यहाँ पे कि स्लोप आ गया, एक और कंडीशन दिया हुआ है कि 0 को 0 कह रहे हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं हम लोग? -273 को 0s कह रहे हैं। तो कभी भी कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो बनता है, तो याद रखिएगा बच्चों कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनता है y = mx + c, वेयर m इज द स्लोप ऑफ लाइन। m = क्या होता है? स्लोप, ठीक है। और c कोई पॉइंट होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इंटरसेप्ट जिसको कहते हैं मैथ्स में हम लोग, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चे इसको इंटरसेप्ट कहेंगे। तो मैंने कहा कि y यहाँ पे क्या है? s है। और m क्या है? स्लोप कितना है? 9/5 है। और x क्या है यहाँ पे? सेल्सियस है। प्लस क्या है यहाँ पे? c का वैल्यू अपने को नहीं पता है। c का वैल्यू मान लो कुछ कांस्टेंट है, ये पूरा कोई ना कोई क्या है? कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। और ये सेल्सियस है। अब मैं क्या कह रहा हूं, आंसर में दिया हुआ है कि अगर जब c का वैल्यू -273 है, तब आपका s का वैल्यू क्या है? 0 है। लगा देते हैं s का वैल्यू 0, और ये कितना हो जाएगा? 9/5 × 273 प्लस k। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9/5 × 273। वैल्यू निकाल लो एक बार। 25 2 54.6 से 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? सॉल्व कर ले। तो अब मेरे पास एक इक्वेशन आ गया है। किसका इक्वेशन मेरे पास क्या आ गया है? कि s = 9/5 × c प्लस कांस्टेंट। अब मुझे चाहिए s और फ़ारेनहाइट के बीच का रीडिंग, ठीक है। फ़ारेनहाइट चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए यू नो वेल कि क्या होता है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए अगर जाओगे, अच्छा एक चीज और है, अगर इस क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा दिमाग लगा गए, ठीक है, हमें गलती कर गया। ये क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत इजी था, क्योंकि ये बिल्कुल फ़ारेनहाइट स्केल को ही दे रहा था एक्चुअली, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं। अब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना आपको आता है। c/5 = कितना होता है? f - 32/9। f - 32/9। तो c को रिप्लेस कर दो ना 5/9 से। 5/9 = कितना हो जाएगा? f - 32 कर दो। c/5 = कितना हो जाएगा? c = 5/9 × f - 32 कर दो। s = कितना हो जाएगा? 9/5 है इंटू 5/9 f - 32 प्लस कितना हो जाएगा? k। 9 कैंसिल कर दो, 5 कैंसिल कर दो। s = कितना हो जाएगा? f - 32 प्लस कितना हो जाएगा? k। सॉल्व कर लीजिए। f - 32/k, 32 प्लस k, तो s = कितना हो जाएगा? f प्लस k कितना आया था? याद करो 54.6 × 9 आया था। 54.6 × 9 आया था। सॉल्व कर लो इसको, जल्दी से सॉल्व करना पड़ेगा वैल्यू को। 9 × 4 = 5 36 5 41 1 4 लगभग ये 451.4 आ रहा है। 451 माइनस 451 और 32 मिला जुला के लगभग 460 480 के आसपास ये जल्दी आएगा, ठीक है। क्या अगर किसी को लॉजिकली दिक्कत है तो जल्दी बताओ, नहीं अगर दिक्कत है तो मैं आई विल एक्सप्लेन इट इन थोड़ा सा सटल वे। सीधा सीधे फ़ारेनहाइट स्केल पे ही हम इसको लेके जा सकते थे। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा क्या कर दिया, गलती किया कि मैंने आंसर नहीं देखा। जो आंसर आ रहा है, हमने आंसर की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, और आंसर हमने एक्चुअली क्या कर दिया ना कि हमने ले लिया है सेल्सियस निकालने के चक्कर में चल, बल्कि ऑप्शन पूरा का पूरा फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में जा रहा है। तो हम लोग शुरू से ही फ़ारेनहाइट स्केल और इसके बीच कन्वर्जन कर सकते थे, which would have been very very easy, ठीक है। बट वी took a long route. Is it clear? नहीं आदर्श, ये हमने कुछ नहीं किया आदर्श। हमने क्या किया? हमने थोड़ा सा गलती क्या किया? अगर गलती नहीं की, यू नेवर डू से इट इनकरेक्ट। यू वुड से कि क्वेश्चन को थोड़ा और जल्दी बना सकते थे। हम जिसके बीच में कह रहा है ना, उसी के बीच में निकालते। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं ये ग्राफ जो बना रहा हूँ ना, ये मैं सेल्सियस क्यों बनाता? मैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेता, ठीक है, एब्सोल्यूट 0। लेकिन दिक्कत क्या है ना, नहीं ठीक है, दिस मेथड इज बेटर। I would recommend कि this method is better because क्या होता है ना, फ़ारेनहाइट को 0 -273 को फ़ारेनहाइट में बदलना और ज्यादा मुश्किल काम होता है। दिस इज गुड मेथड, ठीक है। सेल्सियस और एस स्केल जो नया वाला स्केल है, इन दोनों के बीच हम रिलेशनशिप निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, और स्लोप निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस इज द बेटर वे, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट 14।
14 ये तो सीधे हमको मुझे लगता है आइडियल गैस लॉ पे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पे। अदर्स डाउट है? एक सेकंड, हर्ष ने सवाल पूछा। हर्ष, वो डिविजिबल बाय 2 3 बोल रहा है, 180 के बारे में कह रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है? उसका 180 के बारे में कह रहा है, तो उसका स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं, वो आपको जो फ़ारेनहाइट वाला स्केल का कन्वर्जन समझाना चाह रहा है, ठीक है? 14 नंबर क्वेश्चन। अदर्स डाउट पूछो, हाँ बोलो। यस सर, इसमें डाउट था, नहीं आ रहा था मेरा आंसर। इसमें क्या ही होगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। सर इसमें आपके पास इनिशियल मोल्स तो नहीं ना दिया है, लेकिन क्या, इनिशियल व्हाई डू यू मोल्स वांट नहीं दिया। इनिशियल? नहीं, व्हाई डू यू वांट इनिशियल? वॉल्यूम इज देयर, टेम्परेचर 300 केल्विन हो जाएगा, प्रेशर किलो पास्कल में दिया हुआ है, ठीक है? अब है वॉल्यूम इतना, एक सेकंड रुक जाओ, इतना एंड प्रेशर एंड एक्सपेंड स्टिल इट्स वॉल्यूम इतना, इट्स प्रेशर इतना, ठीक है? पहले तो नंबर बोल रहा है कि ऑक्सीजन, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस है, इसका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, ठीक है? एंड प्रेशर दिया हुआ है 100 kPa, ठीक है? पहला कंडीशन दिया हुआ है, मुझे लगता है दिस इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है? आदर्श सीधा सीधा करना है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स यहां से आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज इट्स फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर ये बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेगा, तो पीवी बाई टी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो क्या कह सकते हो, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। बोलिए, नहीं निकाल लीजिएगा क्या? आदर्श निकल जाएगा। पहला सिस्टम के लिए यू डोंट नीड एनीथिंग, सेकंड केस। दूसरे कंडीशन के लिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास बहुत क्लियर है कि आपका पीवी बाई टी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक? आपने पीवी बाई टी को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन 15 में डाउट है, 15 में डाउट है, बताओ दिगांग क्या डाउट है? काफी लोगों ने हैंड रेज किया, स्नेहा ने भी हैंड रेज किया। बेस्ट वैक्यूम दैट कैन बी अटेंड इन लैबोरेटरी का प्रेशर इतना, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्योर, पर इसमें क्या दिक्कत हुआ इसमें? 15 में मुझे लगता है कि आप ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब में फंस गया। मैं अगर आपके जगह होता तो मैं करता पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक? अब मैं पी वी एन लिखता नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, मैं एन इक्वल्स लिख सकता था, ये मुझे वॉल्यूम अपन चाहिए, मुझे हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है? तो मैं लिखता एन बाई वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे, पी बाई आर टी लिख सकते हैं क्या? जितने लोगों ने डाउट पूछे, जस्ट लुक एट दिस केयरफुली। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में, नहीं ठीक है, मोल्स निकाल लीजिए, क्या नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आप निकाल सकते हो क्या? सीधा देखो, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या? अगर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकल गया तो क्या इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे हम लोग? क्या हम नहीं कह सकते हैं क्या कि P बाई आर टी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्या सबको समझ में आया? बस सीधा सवाल, ये आइडियल गैस लॉ का थोड़ा यूज किया है यहाँ पे। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि आपका P बाई आर टी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, P बाई आर टी, ठीक है? आपको पूछ क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा है, तो एवोगैड्रो नंबर से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है, चलो बच्चों, टेस्ट पेपर डिस्कशन जल्दी से शुरू करते हैं, बिकॉज हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं, लेट्स गेट इट थोड़ा सा फास्ट, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, हाँ विवेक, डाउट हुआ होगा इसमें, तो क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन में डाउट हो जा रहा है ये ऐसा, लेकिन बोलो। टाइम लग रहा था मेरे, ये क्वेश्चन नंबर 1 में टाइम? बहुत टाइम लगा, क्या लगा टाइम, क्या दिक्कत हुई बताओ? तो छोड़ दिए, मतलब हुआ नहीं। प्रैक्टिस किया उसके बाद घर जाके? हाँ, इसको एक दोनों को, मतलब पहले ये हॉरिजॉन्टल का फार्मूला इक्वल टू ये रेंज का फार्मूला इक्वेट करके कर रहे थे, फिर भी मतलब टाइम लग रहा था, हो नहीं रहा था मेरे से। अगर इसमें टाइम या लग रहा फिर है मतलब नहीं बन रहा है विवेक,
टाइम लग रहा है मतलब नहीं बन रहा है, तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। इन्हें तुम फॉर्मूला भी लगा के कुछ खास नहीं कर सकते, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन को इक्वेट करना था, ठीक है। पहला, आई होप इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, बट क्या डाउट है वो पूछो, मस्ट हैव, कहीं तो कहीं फंसे होगे किसी जगह पे। क्वेश्चन नंबर 3-4, क्वेश्चन नंबर 3-4, जस्ट रेज योर हैंड्स, डोंट हेजिटेट टू आस्क, बट आस्क की क्या डाउट है उसमें। आदित्य ने हैंड रेज किया, आदित्य क्या डाउट रहा आपको इसमें थर्ड फोर्थ में, बताओ जल्दी से। सतोषन और 4 में क्या किया है, 4 में क्या करना था आपको ना, कि लिफ्ट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या आप लिफ्ट में जी इफेक्टिव निकाल लेते क्या ये जी इफेक्टिव कितना हो जाता, अप जा रहा है तो 10 + 5 हो जाता क्या, बोलिए आदित्य समझ में आया। राहुल आपको भी फोर्थ में डाउट है, मैं फोर्थ में कह रहा हूँ कि लिफ्ट का पहले ऊपर जा रहा है तो क्या जी प्लस ए में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या लिफ्ट को, उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन को। अब जी प्लस ए हो गया तो अब बड़ा क्लियर है मेरा कितना देर किसी बॉडी को लगेगा बॉडी को फॉल करने में लगेगा। फॉल करने का तो फॉर्मूला मुझे पता है ना, √2h/g होता है। फॉल करने का फॉर्मूला मुझे पता है, √2h/g होता है, ये याद होगा अगर तो और काम आसान हो जाता, ठीक है। अब राहुल ने हैंड रेज किया, राहुल बोलो। जी इफेक्टिव जब सर लिफ्ट के बाहर रहेगा तब ना सर निकालते हैं सर, सूडो फोर्स जब लगता है। क्या सर बात कर रहे हो, लिफ्ट के बाहर क्यों जी इफेक्टिव लेंगे राहुल, लिफ्ट के अंदर ही लेंगे ना, ऊपर जाएगा तो जी प्लस है, नीचे जाएगा तो जी माइनस है, बाहर से ऑब्जर्वर होना चाहिए, वो बात कह रहे हो तुम। यस सर, तो इधर अंदर ही ना है सर, पर अंदर है ना, लेकिन आप खुद सोचो कि एक बॉडी, अब तुम प्रैक्टिकली बाहर से देखो, तुम खाली बॉडी नीचे आ रहा है तो लिफ्ट भी तो ऊपर जा रहा है, यस सर, है ना, तो जल्दी फॉल करना चाहिए ना, गिरना चाहिए ना सरफेस पे। तो इसीलिए कह रहा हूं जी, कभी भी लिफ्ट का सवाल आ जाए तो जी इफेक्टिव पहले निकालें आप, ठीक है, बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए। अब आपका √2, बोलिए आकांक्षा क्या डाउट है, पूछते रहिए। सर एक बार वो क्वेश्चन नंबर 3 का सर ग्राफ बता देते 4 बता देता हूँ फिर 3 बताता हूँ, ठीक है। जी प्लस है कितना हो जाएगा 15, अगर 15 को देखेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 1 सॉरी नहीं कुछ काटने की जरूरत नहीं है, 5 3 जा 15 और 5 0.25, ये लगभग आ जाएगा 0.5/3 आ रहा है, ये 0.166 आ रहा है क्या, देखो तो क्या आपका भी ये आंसर आया क्या। ठीक है आदर्श, अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलो। सर हम भी ये किए हैं लेकिन आंसर आया था 0.12 0.12, हाँ, तो इसलिए हम 4, यस सर, मतलब उसको रूट में अप्रोक्सीमेटली 0.12 के आसपास है। एक सेकंड, लिफ्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट इतना, ठीक है, ड्रॉप्ड इतना एलिवेटर, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द फ्लोर एज ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन इनसाइड द लिफ्ट इज एज ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन इनसाइड द लिफ्ट इज, ठीक है, 2 पाई, अच्छा लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, 2 पाई √2h/g, √2h/g, just give me a second, √2h/g, it's 2h/2.5/g, 10 0.25 16 0.416, नहीं ठीक है, क्वेश्चन में हमने ठीक ही किया कैलकुलेशन, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स, इसमें कर देता हूं मैं कैलकुलेशन। हमें क्या करना था, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहा था, ठीक है। s = ut + ½ h², एक बॉडी ऊपर से सरफेस से आ रहा है, कितना हाइट से आ रहा है, 1.25 मीटर से आ रहा है, ठीक है, इनसाइड द एलिवेटर। जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है √2 × h/g, तो √2, ठीक है, h कितना होगा 1.25 g is equal to g plus a will be equal to 15, तो कोई आंसर मैच नहीं करेगा मुझे लगता है इसमें, मुझे लग रहा है कोई आंसर मैच नहीं करेगा इसमें, 5 3 जा एंड 0.5 I think 0.25, तो ये 0.5/3, ठीक है, आंसर मैच नहीं करेगा। रियांशु कह रहा ऑप्शन डी मैच कर जाएगा, अच्छा अच्छा नहीं, ये सही कह रहा है ना कि 0.16 का रूट कितना होता है, √0.166 तो आ रहा है, ठीक है, ये 0.4, ठीक तो है, सही तो है, क्या दिक्कत है, पर 0.166 का रूट तो 0.4 ही होगा ना, रूट निकालने में गलती हो रही है, ठीक है ना, क्या आदर्श,
मेरा भी तुमने स्क्वायर रूट क्यूब खराब करवा दिया। नहीं ठीक है रियांशु, कुछ नहीं भेजने की जरूरत है। 0.16 है ना, छोड़ो ना उसको, 0.4 ही के आसपास होगा। ठीक है राहुल, हो गया, हैंड रेस हटा दो अगर डाउट नहीं है तो। चलो 5-6 बताओ, 5-6। आकांक्षा 3 डाउट था, रुको आकांक्षा बता देता हूँ। चलो मैं भूल गया आकांक्षा। चलो आकांक्षा, ये क्वेश्चन बनना चाहिए था, कारण देखो क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि वीटी ग्राफ दिया हुआ है, इसका स्लोप ना एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो आप समझो कि पहला वाला जो है वो 25 डिग्री बना रहा है, दूसरा वाला 50 डिग्री बना रहा है। तो पहले वाले का स्लोप कितना होगा, tan 25, और दूसरे वाले का स्लोप कितना होगा, tan 50। क्या रेशियो नहीं निकाल लीजिएगा, tan 25 by tan 50। आकांक्षा बोलिए, आकांक्षा tan 25 by tan 50, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है। 5-6, चलो कम से कम 15 तक तो डिस्कस करने हैं। 5-6, 5 and 6, 5 and 6, 7, 8, 7, 6 में डाउट है। इतना लेट रिएक्ट कैसे करते हो तुम लोग भाई, इसमें क्या दिक्कत हो गई? सिक्स में 2 लोगों ने हैंड रेज किया, डाउट पूछा है। मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम निकालो 2.4, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है क्या? तो एक्सेलरेशन तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब बात आती है कि वेलोसिटी बढ़ा है कि घटा है। वेलोसिटी आपका बढ़ा है तो आपका इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही आपका एक्सेलरेशन होना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें हिमांशु, राहुल? average acceleration equals to total change in velocity by total time taken. Question number 7. सोचो ना कैसे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये सब क्लास के कराए हुए सवाल हैं। सब कुछ ऐसा भी नहीं, यू कांट से कि ये बाहर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो क्लास का इसका पार्ट कराया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशनशिप निकाला था, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे बन गया। 10, 11 में काफी लोगों को डाउट है। 11 देखते हैं। A motorcycle resting on a frictionless road moves under the influence of a constant force. Work done by the force the motorcycle is given. Then the ratio of instantaneous power to average power. चलो देखते हैं, इजी सवाल है ये। 2 सवाल है। एक तो होता है इंस्टैंटेनियस पावर। इंस्टैंटेनियस पावर क्या होता है? तो फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। और एवरेज पावर कितना होता है? टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन होता है। टोटल वर्क डन कितना है? f² t² by 2m डिवाइडेड बाय t। टोटल t कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? f² t by 2m। इंस्टेंटेनियस पावर के लिए आपको वेलोसिटी निकालने की जरूरत है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी दी गई है 0, एक्सेलरेशन दिया गया है आपको फोर्स बाई m। फाइनल वेलोसिटी क्या लिख सकते हो? u प्लस a t। तो अगर u 0 है तो a कितना है? f बाई m इंटू टी। इसका मतलब है कि इंस्टैंटेनियस पावर हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है? f बाई m इंटू टी, यानी f² बाई m इंटू टी। क्या रेशियो नहीं निकल जाएगा? क्या रेशियो नहीं निकल जाएगा? एवरेज बाई इंस्टैंटेनियस नहीं दिख रहा है कि हाफ है? पूछ रहा है ना कि इंस्टैंटेनियस बाई एवरेज, तो कितना हो जाएगा? f² t बाई m डिवाइडेड बाई f² t बाई 2m। बोलिए, क्या सबको समझ में आ रहा है एवरेज पावर और इंस्टैंटेनियस पावर के बीच का रिलेशनशिप? क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, 15 तक डिस्कस करेंगे हम लोग आज। 12, 13। अब अगला डिस्कशन क्लास में नहीं होगा, क्लास के बाहर रखेंगे। अब
और अगला डिस्कशन कल नहीं परसों होगा। एचसी वर्मा पूरा बना लो, परसों एचसी वर्मा का डिस्कशन का टाइम अलग से दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, 13, हिमांशु ने पूछा है 12। हिमांशु ये क्लास में कई बार हुआ है कि 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 5 से चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? 5√2 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम कितना हो रहा है? 10 सेकंड, तो कितना हो जाएगा? 1/2, तो क्या 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा। पहले मैग्नीट्यूड पे बात करो, मैग्नीट्यूड पे बात करोगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी आया है 5√2 बाई टाइम कितना है? 10। तो एक्सेलरेशन का पहले तो ए और सी में ही हो सकता है, बी और डी नहीं होगा। सवाल उठता है डायरेक्शन किधर होगा। आप खुद सोचो, इनिशियली वेलोसिटी का डायरेक्शन था ईस्टवर्ड्स और फाइनली क्या है? नॉर्थवर्ड। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है, ये इनिशियल और ये फाइनल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल तो वैसे ही रह जाएगा और इनिशियल क्या हो जाएगा? इधर उल्टा हो जाएगा, या इधर लिख सकते हैं, दोनों का इधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा क्या? तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा क्या? विवांशु डायरेक्शन प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल क्या है? ईस्ट है, तो ईस्ट का ऑपोजिट क्या होगा? वेस्ट। तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा क्या? सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा होगा ये। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, मैं तो फिगर देख के बता दो, इसमें फिगर देख करके खाली बताना था, इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते तो भी काम चल जाता। ये बोर्ड रेन का ये बड़ा सबसे आसान सवाल जो बन सकता है वो था, अगर आपने पाइथागोरस लगाया होता तो क्वेश्चन में और ऑप्शन मैच ही नहीं, कोई बन ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 फंसा। 15 अच्छा क्वेश्चन था, मतलब यू कैन फाइंड इट इंटरेस्टिंग। चलो लास्ट 15 के साथ ही एंड करते हैं आज का डिस्कशन। अगले दिन 15 क्वेश्चन इसका और एचसी वर्मा, यही डिस्कशन रहेगा अपना, ठीक है। तो t इक्वल्स टू क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमको निकालना है वेलोसिटी और वेलोसिटी से निकालना है एक्सेलरेशन। दिक्कत क्या है कि वेलोसिटी निकालने के लिए dx बाई dt होता है, ठीक है। तो मैं तो उल्टा कर दूंगा, मैं तो कर दूंगा dt बाई dx, dt बाई dx। तो dt बाई dx करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2ax हो जाएगा। डिफरेंशिएट किया प्लस कितना हो जाएगा? b। तो ये आ गया dt बाई dx। dt बाई dx इतना आ गया, 2ax प्लस b आ गया। तो dx बाई dt क्या लिख सकते हो? 1/2ax प्लस b, 1/2ax प्लस b। ये आपका आ गया वेलोसिटी। v इक्वल्स टू आ गया 1/2ax प्लस b। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको डिफरेंशिएट कर, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? v इंटू dv बाई dx। याद रखिएगा टाइम के साथ नहीं है रिलेशनशिप। अब मैं क्या लिखूंगा? v, ठीक है। v कितना है? 1/2ax प्लस b इंटू dv बाई dx, यानी d बाई dx 2ax प्लस b टू दी पावर -1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2ax प्लस b, पावर बाहर आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगा, और इसके अंदर को भी डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। थोड़ा इसको और आगे लेके जाता हूं, तो ये -2a बाई कितना हो जाएगा? 2ax प्लस b टू दी पावर क्यूब। ये 1/2ax प्लस b था क्या? वेलोसिटी था क्या? तो क्या मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं? -2 इंटू a इंटू v क्यूब। कौन सा ऑप्शन होगा? बोलिए, क्लियर है क्या? आदर्श, इज इट क्लियर? दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम परसों डिस्कशन रखेंगे आपके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स का, यानी 15 बचे हुए क्वेश्चन प्लस एचसी वर्मा पूरा, ठीक है। नॉट इन क्लास, कल हमारा रेगुलर क्लास होगा, हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलो हनिष्ठा 2ab, सॉरी मेरी गलती है। आंसर करेक्ट आंसर सी ही होगा। मैंने गलत लिखा है, मैंने गलत मार्क किया है। 2ab मैंने बोला ना, तो ये 2b मैंने लिख दिया, 2ab होगा, ठीक है निष्ठा, आपका सी सही है।
हाँ आदर्श, हैंड रेज किया है, बोलो आदर्श। सर HC वर्मा में थर्मल थर्मल का कौन सा चैप्टर है? इसमें तो नहीं दिए। मैंने ग्रुप पे भेजा है ना, देख लो। ओके सर। तुम्हारे अच्छा आदर्श रुक जाओ एक सेकंड, वो दूसरे बुक में है, वो वॉल्यूम 2 में मिलेगा HC वर्मा में। ओके सर। वो वॉल्यूम 1 में नहीं है, हीट एक्चुअली दूसरे वॉल्यूम में दिया हुआ है उसमें, 12th वाले में। ओके ठीक है, चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे, लेट्स एंड द सेशन फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही।